पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। ईटानगर को आज मिलेंगे 254 दूरसंचार टावर। ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राष्ट्र को समर्पित करेंगे टावर। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज इसरो की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का होगा प्रक्षेपण। आज है अक्षय तृतीया। उत्तराखंड में आज पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही होगी 4 धाम यात्रा की शुरुआत। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। आज है विश्व पृथ्वी दिवस। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत है प्रतिबद्ध। और आईपीएल में आज होंगे 2 अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में लखनऊ की भिड़ंत गुजरात के साथ होगी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई और पंजाब होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। अरुणाचल प्रदेश को आज 254 दूरसंचार टावर मिलेंगे। ईटानगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान राष्ट्र को ये टावर समर्पित करेंगे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां ये सेवा अभी तक नहीं पहुंची है। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च ISRO के पोलार सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इससे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, मसलन हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। साथ ही साथ एविएशन दुर्घटना और खोज और बचाव ऑपरेशन में भी ये काफी मदद करेगा। पुंछ आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए लांस नायक देवाशीष बिस्वाल को भुवनेश्वर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने सेना के ट्रक को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया था। भाजपा नेता संबित पात्रा ने शहीद लांस नायक देवाशीष बिस्वाल को श्रद्धांजलि दी। आज उड़ीसा के लिए बहुत ही दुख का दिन भी है और बहुत ही गौरव का दिन भी है। दुख का दिन इसलिए है क्योंकि लांस नायक श्री देवाशीष बिस्वाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें शहीद हुए हैं।
और गौरव का विषय इसलिए है क्योंकि जब भी कोई शहीद होता है, जब शहादत को प्राप्त करता है, स्वाभाविक रूप से हम सबको वो रोमांचित करता है। माँ भारती के लिए लड़ते हुए वो अपने पराक्रम को पूरे भारतवर्ष को और विश्व को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के मौके पर कहा कि पीएम मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जड़ें भारत की संस्कृति में निहित हैं। मोदी has in five commitments that he has given on 15th August said we have to make India a developed nation, but we have to also go back to our roots, our tradition, our culture, our rich history. Your visit today is to connect Tamil Nadu and Gujarat, Saurashtra and Tamil Nadu, just like we have been connected for thousands of years. India is one. सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिन के नागालैंड राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज भारत म्यांमार सीमा पर सीमावर्ती गांव अवाखोंग सहित कुछ अन्य गांवों का दौरा किया। साथ ही डॉक्टर मुरुगन ने इस गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इससे पहले दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री फेक जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और अब नजर डालते हैं कोरोना के ताजा संक्रमण के आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 12,193 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.29% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.17% दर्ज की गई। और वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खरसाली गांव से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। आज से खुल रहे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शनों के लिए यात्रियों ने प्रस्थान कर लिया है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि इस महामारी में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में आज के दिन की काफी मान्यता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा समेत देश की तमाम नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हिंदू पांचांग के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और अक्षय तृतीया के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान, पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अक्षय तृतीया की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकटोत्सव है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदाग्नि और मां रेणुका की संतान है। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर वो जीवित मौजूद हैं। और यानों के एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और भगवान श्री परशुराम के प्रकटोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस साल की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है इसके प्रति सचेत करना। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे कि पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। और पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पृथ्वी दिवस पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा है कि पृथ्वी को हमने सजीव माना है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना है, जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु उसके अधिष्ठान का आह्वान किया, जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं, जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहां सर्वोपरि माना गया है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो,
ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यूरोप में मौसम का हाल इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी का है, जहां जीवन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ लोगों को जीना पड़ रहा है। जबरदस्त गर्म हवाओं के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ ही पारा चढ़ता जा रहा है। दरअसल WMO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कई पहलुओं पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोप में कम से कम 15,700 मौतों के पीछे कारण हीट वेव रहा। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से जूझ रही दुनिया के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। WMO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कई पहलुओं पर चिंता जाहिर की है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में यूरोप में कम से कम 15,000 से ज्यादा मौत के पीछे हीट वेव कारण रहा। इतना ही नहीं, बाढ़ और गर्मी ने किसी न किसी रूप में तकरीबन सभी महाद्वीप के लोगों को प्रभावित किया है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई, जबकि कुछ यूरोपीय ग्लेशियर का पिघलना बदस्तूर जारी है। ऐसा नहीं। सीधे रुक करेंगे गयाना का, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त एक खास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। very grateful for that. As I said, this is really a time when we should really be looking at global problems and our own problems and see how we can find a solution together. Now, there are obviously some process issues. And I would like to confirm that we would like to hold the Joint Commission sometime this year. We seek your convenience in this regard. We are very flexible there. And when I look at the relationship itself, I think we rightly focus on capacity building, on development cooperation, and where we can be of help on disaster management and resilience. Now, in the last 4 years, since we had a meeting between Prime Minister Modi and many of your leaders in 2019, the window, the UNDP India window, which we opened up in 2017, has yielded a number of projects. We've agreed on 23 projects so far. I believe 10 of them are done. Some of them have been done through a CARICOM window, some of them through a Commonwealth window, some through a broader developing country window, but I would leave the thought with you that this is something we need to perhaps take forward with greater vigor. In the same way, today I would like to put forward for your collective consideration a proposal whether in the field of small and medium scale industry, small and medium enterprises, we would be open to supporting on a grant basis projects, individual projects of up to a value of $1 million, and we would solicit proposals from you. What we would like to do is to create a partner group in India, which will be from our small and medium enterprises, the Foreign Ministry fronting, and see whether our capability, which will include the supply of machinery, of technology, of training, whether if we can get really viable project offers from your side, we would be very, very happy to look at that. I know for some years now we've had discussions on working together in agriculture. We actually have an MOU between the Caribbean Agriculture Research Institute and
our counterpart in India. It has not been operationalized for some reason. I do think it might be in our mutual interest to do so. The COVID brought out the importance, the growing importance of health security. What is it we could be doing more? Again, we have a global, I would say, initiative really at, it's a domestic initiative which we are taking on the global stage, which is really how to put generics, cost-effective generics, which would hugely benefit low-income consumers. Whether that is something we can be doing. We in fact today with our colleagues from Guyana, not tomorrow at the business conference, we have a presentation. I would hope that the same presentation I would request my colleagues to send to your respective countries so that our ambassadors can sit and walk you through it. If you feel that is of interest, the idea of really creating a system for low-cost generics to be available to your people is something we can look at. We would obviously like to create a regional hub for that to happen as well. And I should add that most of these would come, not most of these, all of these would come really from US FDA approved plants, of which currently we have about 600 of them in India. Moving on, a related point on wellness. There's been a lot of interest in yoga with the support of all of you. We started an International Day of Yoga in 2015. It's been spectacularly successful. But we are increasingly seeing post-COVID tourism benefit which flows out of it. There's a lot of wellness tourism which is happening in the world. So in the case of yoga too, if there's some way by which we can purpose it towards a much more deeper acceptance for your tourism industry, that is something we would be keen to do. I would like to draw to your attention that the WHO has actually approved the creation of the first traditional medicine center, the global center in India. So work is going on that as we speak. Obviously, a lot of it is Indian, but we are very open to soliciting traditional practices from every other part of the world. Energy, renewable energy particularly, is our collective interest. Many of you are members of the International Solar Alliance. I think 13 members are there from the CARICOM. I believe it's been of some help in capacity building, in some cases even of funding. I'd be again open to taking that forward. Regarding capacity building as a whole, we have for many years now under what we call the ITEC programs. We offer programs, exchanges, scholarships, but quite honestly the offtake has not been as strong as we would have liked. So looking at it very honestly, my suggestion which I would like you to consider is whether instead of inviting you to participate in a general course which we are doing globally for everybody, can we actually take domains or areas, specific areas which are of specific interest to the CARICOM, and we are prepared to customize programs in whatever area which are completely dedicated only to the requirements of CARICOM officials or users as the case may be. Finally, I want to stress the importance of people-to-people relations culture. Just want to underline that many of you are marking important anniversaries this year, next year, including my congratulations 50 years of CARICOM. And if there's any way we can be culturally contributive, please feel free to let us know. We will consider it a privilege in some way to be associated with whatever you're doing. So once again, really very, very sincere thanks today for assembling here, for encouraging me to come, and I hope, as I said, that
this would be only the first of many reasons. Thank you. है और उन्होंने कहा कि चाहे वो योगा की बात हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो, एमएसएमई सेक्टर की बात हो, टूरिज्म की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में कैरेबियाई देशों के साथ, खासकर गुयाना के साथ भी बातचीत हुई है। हम जानते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों गुयाना की यात्रा पर हैं और उनका वहां पहुंचने पर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया था। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ आज ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ही के दिन महीने भर के रमज़ान का भी समापन होता है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ईद के मौके पर मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने नमाज अदा की। ईद उल फितर का त्यौहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भोपाल की ईदगाह में ईद पर लोगों ने नमाज अता की। शुक्रवार को चांद के दीदार के साथ ही शहर काजी ने ईद की घोषणा कर दी थी। वहीं गुवाहाटी में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने दक्षिण गांव ईदगाह मैदान में नमाज अता की। ईद के मौके पर देश भर के मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वहीं कोलकाता में ईद के मौके पर लोगों ने रेड रोड पर नमाज अता की। और वहीं पटना में लोगों ने ईद के मौके पर गांधी मैदान में नमाज अदा की। जम्मू कश्मीर में ईद के मौके पर जम्मू के ईदगाह में लोगों ने नमाज अदा की। आप लोगों के साथ देखो, हम लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। वहीं चेन्नई में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने ट्रिप्लिकेन लेबबाई जमात मस्जिद में नमाज अता की। हैदराबाद में भी लोगों में ईद पर काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।